जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया शाह और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान में दो तीन ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं, इश्यूज हैं। वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रशिया से तेल लेने की बात की जा रही है क्योंकि रशिया का डेलीगेशन भी आया हुआ है। फिर इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि एक वीडियोज भी वायरल हो रही हैं। फिर पता चल रहा है कि IMF का जो डेलीगेशन है, क्योंकि फैसला हो गया है, तो वो भी जनवरी में आ रहा है। और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान को बड़ी बेहतर पोजीशन पर देखना चाहते हैं। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन DC से जनाब साजिद डार साहब, जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं। साई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू आलिया। साई साहब, सर, बात का स्टार्ट जो है, मैं चलें इस टॉपिक से कर लेते हैं क्योंकि अभी ये नया नया है, तो इसके ऊपर बात हो रही है। जितने प्रोग्राम चल रहे हैं हर एक पे ये बात हो रही है कि रशिया का जो डेलीगेशन है आया, उन्होंने बातचीत की है, तो अब ये फैसला हो गया है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करने लगा है। और ये कहा जा रहा है कि ये मार्च के महीने तक ये होगा, और इसमें रशिया की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान जो यानी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनकी करेंसी यूज करेगा इस सिलसिले में। सर, पहले मैं चाहूंगी कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। देखिए, मैं रशिया और रशिया के तेल और इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरेबिया, ये सारी चीजों को कंबाइन करना चाहता हूं, खासकर क्योंकि कल परसों से ब्लूम पर कई चीजें चल रही हैं, डेवोस के अंदर भी कई बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के बारे में भी और एनर्जी के बारे में भी और रशिया के बारे में भी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बात तो खुशाइंद है, लेकिन आपके पास पैसे कहां मौजूद है तेल लेने के लिए? इस वक्त सिर्फ दो जहाज जो है वो पाइपलाइन में है पाकिस्तान पहुंचने के लिए। उसके बाद आज की जो खबर चल रही है कि आपके जो कमर्शियल बैंकों ने ऑयल कंपनीज की LCs खोलने से इनकार कर दिया है कि मजीद तेल इन दो तेल के जहाजों के आने के बाद हम LCs नहीं खोलेंगे। और इस वक्त मार्केट जो है वो इसको फोरकास्ट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की शार्टिंग हो जाए, पेट्रोल की शार्टेज हो जाएगी। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो दूसरे कई मसाइल आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने कल, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस में ब्लूमबर्ग को जो कहा है कि हमने वो जो फ्री एक सेल लगा रखी थी, लूट सेल, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट भी है, हम इनको इस तरह फ्री हैंड नहीं देंगे, हम इनको ब्लैंक चेक्स देने हम बंद करेंगे, हम अपने अवाम पे टैक्स लगाते हैं और वो इसी तरह हम चाहते हैं। दर हकीकत उनका डायरेक्ट जो इशारा था पाकिस्तान की तरफ था कि ये भी टैक्स कलेक्शन करें। अब जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं, हम IMF की जब बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है उसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। 380 अरब रुपए के टैक्सेस के लिए वो जो है उसकी उसकी समरी, उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि आज के हालात के अंदर जब 380 अरब रुपए के टैक्सेस नए लगेंगे तो आपकी चीखें वाशिंगटन DC तक आएंगी। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप पेट्रोल रशिया से लेंगे, कहां से लेंगे, क्या करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। आज और दूसरा जो इस वक्त, खैर और भी कई क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि IMF के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके जितने आप कहते थे हमारे ब्रादर इस्लामी मुमालिक हैं, उन सब ने आपको छुट्टी करा दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम के अंदर नहीं होंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे, या देंगे तो टर्म्स पे ऊपर देंगे। अब वो जो ग्रांटें और जो आपको हम देते थे ब्लैंक चेक, वो अब हम नहीं देंगे। दर हकीकत कोविड के बाद सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है इस वक्त। अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जो है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, रशिया। रीजन, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। इस वक्त जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, दे आर कंसर्न कि हमारा फ्यूचर ऑयल के बाद क्या होगा। तो उसके अंदर वो दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। वो जिस तरह पहले होते थे ना, आप जाते थे डेफर पेमेंट्स पर जाके ब्लैकमेल कर लेना, जाके कह लेना हमारी आर्मी इधर आ जाएगी, उधर चली जाएगी, हम ये कर देंगे। अब वो आर्मीज वाला दौर भी नहीं रहा। मैं जिस तरह पहले आपको कई दफा अर्ज कर चुका हूं, अब ड्रोन्स चल रहे हैं, अब टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अब इकोनॉमिक वॉर चल रही हैं। अब किसी और, यहां पे मैं एक और, जब मैं डिप्लोमेसी के हवाले से बात करना चाहूंगा आलिया, आपके क्राइसिस जो कि आपने बिल्कुल, मैं कई दफा, मैं समझता हूं मैं वाहिद एक आदमी हूं वाशिंगटन DC में जो हमेशा शोर डालता हूं कि आपकी ये सारी तबाही के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर जो बैठी इंडियन लॉबी है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है।
आपने आज तक उसको वैल्यू करने की कोशिश नहीं की, आज तक आपने उसको एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं की। आज भी जो आपके मसाइल हैं, आप चाहे आप फैटफ के अंदर आपको डिले थी तो उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस मौजूद था, उसके बाद आज भी आईएमएफ के जो डिले हो रही है उसके अंदर भी भारत का इन्फ्लुएंस मौजूद है। लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की कि इन चीजों को न्यूट्रलाइज किस तरह करना है। हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी जो लॉबी फर्म हायर किया सिर्फ उनकी अपनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए, उन्होंने यहाँ पे $20,000 महीने का दे रहे हैं। पाकिस्तान लावारिस है आज भी वाशिंगटन डीसी में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके बारे में कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि आप हमेशा शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म हल आपने नहीं आज तक ढूंढा। तो इसमें तेल जो है वो तेल तो एक एलिमेंट है, पेट्रोल तो आपका एक एलिमेंट है। अभी तो आपकी दालें, रमजान आने वाला है, आपके जो लोग हैं उन्होंने जखीरा अंदोजी शुरू कर रखी है, बिल्कुल वो गोदाम भरे जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो कारोबारी बरादरी है वो एक महीने में 11 महीने का पैसा बनाते हैं, और इस वक्त उनकी लूट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं है। सूबे इंडिपेंडेंट है, सूबे मरकज के अंडर काम नहीं कर रहे। आपके सूबों के अंदर जो फेडरल एम्प्लॉयज हैं, जिस तरह सीएसएस ऑफिसर्स को नहीं, वो आपको पता ही है जिस तरह पंजाब बिहेव करता है। आपने मिनिस्ट्रियां जो हैं वो आपकी पीडीएम की सारी पार्टियों ने आपस में तकसीम कर रखी हैं, वो वहां लूट रहे हैं, सूबे अपनी मर्जी से लूट रहे हैं। तो इनके दरमियान में जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो कारोबारी हैं, जो जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटर्स। रमजान की तैयारियां की जा रही हैं, बड़े खूबसूरती के साथ लूटा जाएगा, और 27वें रोजे पे मदीना और मक्का चले जाएंगे वो अपने रोजे रखने के लिए। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि कोई फ्यूचर प्लानिंग नजर नहीं आ रही। मैं यहां पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा, कितनी खूबसूरती के साथ खान साहब, मैं समझता हूं कि मैं तो इनको हमेशा मैकियावेली का नाम देता हूं, कितने उसी आइडियोलॉजी के जरिए कभी इधर से रिजाइन देते हैं, कभी उधर असेंबलियां तोड़ते हैं। वो एक रिजाइन दे रहा है, असेंबलियां तोड़ रहा है, दूसरा रिजाइन एक्सेप्ट कर रहा है। कितनी महारत के साथ पूरा किस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मनूवर किया जा रहा है, लेकिन एक भी कोशिश नहीं है किसी फर्दे वाहिद या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह सेव करना है, पाकिस्तान को किस तरह सेव करना है। ये किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। ना रशिया के पास इसका हल है, ना अमेरिका के पास इसका हल है, ना सऊदीज के पास इसका हल है। हल होगा तो सिर्फ पाकिस्तानी करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी इस वक्त जो है अफसोस के साथ उनके ऊपर जो रूलिंग एलीट है उनके हर एक की जेब में वन वे टिकट है। अफसोस के साथ मैं कहता हूं आज भी राना सनाउल्लाह लंदन में बैठ के पाकिस्तान का हल ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर उनको हल इसका नजर नहीं आ रहा। अच्छा साजिद साहब, ये सब बातें बिल्कुल आपने जो है वो जो हकीकतें हैं वो आप बयान करते हैं प्रोग्राम्स में। मुझे ये बताइए कि ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया, तो हमारे तो बड़े बरादराना ताल्लुकात, और वैसे भी सऊदीया तो हमेशा जब भी पैसा मांगो मिलता रहा, तो क्या अब तंग आ गए हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे? क्योंकि वो तो सऊदी अरेबिया तो जानता है कि वो जो कह रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते, अभी हमारी तो सिचुएशन ऐसी नहीं है जो हम पे वो कह रहा है कि ये करोगे तो करो। तो आपको क्या नजर आ? अच्छा, अमेरिका को भी ये पता है कि वो कह रहे हैं हम बेहतर पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि बेहतर पोजीशन पे कैसे आए। हकीकत देखिए, इस वक्त जो ममालिक ज्यादातर जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। जिस तरीके से उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है, उन्होंने अपने अवाम के साथ कंपैरिजन किया है कि हम टैक्सेस लेते हैं अपने अवाम से, आप भी टैक्स लें, आप हमसे फ्री राइड छोड़ें। दूसरी एक बात यह है आलिया, ये कौन सी पहली दफा है जो आप पैसे मांग रहे हैं? इस वक्त आप दुनिया के हर कैपिटल के अंदर आपकी स्टोरियां मौजूद है। आपने कोई मुल्क ऐसा है जो छोड़ा हो जहां आपने खैरात ना मांगी हो जाके? 76 साल आप खैरात पे तो चल रहे हैं, वे कितनी दफा लोग आपको रेस्क्यू करेंगे, कहां से रेस्क्यू करेंगे? जो नेट प्राइस की जो बात की है, मैंने बिल्कुल उसको स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका से मैंने बिल्कुल बड़ी डिटेल के साथ उसको सुना है। उन्होंने कहा है हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी गुर्बत के ऊपर हम डायलॉग कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत 5% जो है इस वक्त वो सिर्फ इतना कंसर्न है कि आपने दुनिया को क्या रखा है कि वो यार एटॉमिक पावर। आप आज एटॉमिक पावर ना होते, नेट प्राइस शायद आपका नाम भी भूल चुका होता, दुनिया पाकिस्तान के स्पेलिंग भी भूल चुकी होती। लेकिन दर हकीकत जो थोड़ा सा कंसर्न है वो आपके एटॉमिक एसेट्स हैं, वरना ये भी यह बात ना होती। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप अभी भी कभी खबरों में आते हैं तो सिर्फ आपके जो 4 बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान, भारत, रशिया, अपना अफगानिस्तान और चाइना की वजह से आप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, वरना भूटान को कौन पूछता है? वरना इस वक्त कई मुमालिक आपकी तरह फिर रहे हैं बेयारो मददगार, जिनके
जिनके लोगों को पता ही नहीं कि वहां पे सदर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हालात तो आपके भी ऐसे ही हैं, लोग आपको अब घाना के साथ कंपेयर करते हैं। अगले दिन मैंने आपका देखा था, आपके ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जब मैंने देखी तो यू आर घाना के साथ कंपेरिजन। हाँ जी, घाना के साथ है। घाना योर बिल्कुल। देखिए अपने फॉरेन रिजर्व देखें, अपने हालात देखें। मैं कल परसों मैंने आजकल एक सर्वे शुरू कर रखा है कि मैं अपने कई अमेरिकन दोस्तों से पूछ रहा हूं आजकल कि पाकिस्तान का जब नाम आता है तो आपके ज़हन में क्या चीजें आती हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर द सर्वे विद यू, लेकिन उसमें कोई अच्छी बातें नहीं है। नंबर पहले पे दहशतगर्दी है, दूसरा फ्रॉड है, तीसरा इस तरह की चीजें हैं। मैंने कुछ क्वेश्चनर एक बना रखा है तो आजकल हम आस्किंग एवरीबडी। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरीके से खूबसूरती, देखें लंदन भी मशवरे हो रहे हैं आपके हुकूमत के लिए। खान साहब किस तरीके से मनूवर कर रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, कभी इधर से कभी उधर से। लेकिन कभी काश ये लोग पाकिस्तान को बचाने के लिए भी ऐसी एफर्ट करते। कितनी खूबसूरती के साथ सारा दिन मुशावरत होती है, सारा दिन आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी एजेंसियां हैं, टेप फोन कॉलें रिकॉर्ड हो रही हैं, लंदन जा रहे हैं, उड़ उड़ के जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। जनेवा में कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, इमरान खान की फोटो लगा के मांगने वाले और हैं दूसरे ग्रुप। काश ये इतना अगर कोशिश करते कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है। मैं गारंटी करता हूं जितनी एफर्ट ये इस चीज पे कर रहे हैं, अब तक पाकिस्तान मिनी सुपर पावर बन चुका होता। लेकिन दुख की बात है कि ये जितने सौदे फिर रहे हैं, जितने सौदागर फिर रहे हैं जिनकी मैंने जिक्र किया है, ये सारे के सारे वन वे टिकट लेकर बैठे हैं। सब के सब जो है लंदन बेस्ड हैं, वॉशिंगटन डीसी, ये सारे टोरंटो बेस्ड हैं और सारे न्यूयॉर्क बेस्ड हैं। इनमें पाकिस्तानी एक भी नहीं है। अच्छा साजिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं, आप मतलब गरीबों की तो आपने हालात देख लिए ना, कि वो वीडियोस आपने भी देखी हो? नहीं, मैं दो वीडियो की बात आज करना चाहता हूं, बल्कि मैं इस चीज पे तीन चीजों के से शुरू करना चाहूंगा। आलिया, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं 1985 की बात है, तो मैंने एक दिन अपने कमरे में मैंने इंसानियत की तजलील देखी कि मैंने मास्टर्स इन मैथ, सिल्वर मेडल एक लड़का था हाफजाबाद से, और उसको लेक्चरशिप की जॉब नहीं मिली। वो इंटरव्यू के बाद वापस आया, क्योंकि सिफारिशें थी तो सिफारिश उस वक्त इम्तिहान नहीं होता था, सिर्फ इंटरव्यू होता था। तो वो कमरे में आके रोया, वो चीखा। उसका बाप प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर था, तो वो रोया। जब चीखा तो हम सब लड़के रोए उसके साथ मिलकर कि सिल्वर मेडल है उसके पास मैथ का और उसको एक लेक्चरशिप की जॉब नहीं मिली। तो मैंने 1985 में ये प्रेडिक्ट करता था कि यही पढ़े लिखे लोग यही मेडल अपने हाथों में लेकर इनकलाब लाएंगे। लेकिन आप पस्तियों के नए से नए स्टैंडर्ड जो है उनको टच करते जा रहे हैं, इनकलाब नहीं आया। आज क्या, मैं जो दो वीडियो शेयर करना चाह रहा था वो वीडियो ये है। हर पाकिस्तानी इस वक्त देख रहा है कि एक शादी हो रही है, वहां पे जो लड़की का बाप है वो सोने के सिक्के निछावर कर रहा है अपनी लड़की के ऊपर से। लड़की की मां भी सोने के सिक्के फेंक रही है। हालांकि इस वक्त मैंने देखा कि ये हमारे इलाके में पंजाब के अंदर मैंने हेलीकॉप्टरों से लोगों को डॉलर और यूरो फेंकते देखा, हेलीकॉप्टर से। अब उसके बाद दूसरी तरफ तजलील है कि कल लाहौर में एक दाल बेचने वाला, उसने हाथ में प्लास्टिक का बैग था, तो किसी अमीर आदमी की गाड़ी को शायद उसका हाथ लग गया या कुछ हो गया है, उसने निकल के सारे बाजार उसकी सारी पूंजी, सारी प्रॉपर्टी, सारी जिसको बेच के उसने शाम को खाना अपने बीवी बच्चों को खिलाना था, उसने सारे मजमे के सामने उसको दरख्तों पर जमीन पर फेंक दिया। दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस तरह होती है तो लोग निकलते हैं बाहर। पता नहीं क्या बात है कि पाकिस्तान पस्तियों की एक्सट्रीम पे टच कर रहा है। लोग पैदल चल चल के इस्तांबुल जाके मजदूरियां कर रहे हैं, लोग पैदल चल चल के जाके ईस्टर्न यूरोप में मजदूरियां कर रहे हैं। इस्तांबुल से जो भी कश्ती चलती है इटली की तरफ जाने के लिए इलीगल लोगों की, ग्रीस, उसमें 70% पाकिस्तानी होते हैं, जिनको बड़ी खूबसूरती से मिस्टर हैंडसम कहते हैं कि ये हमारी रेमिटेंस भेजने वाले हैं, ये इस पीटीआई को सपोर्टर हैं, ये पीटीआई को पैसे भेज रहे हैं। वो बेचारे मजदूरी भूख से जा रहे हैं, मर। दूसरी एक बात करना चाहूंगा, कल परसों मेरी नजर से गुजरा है, मेरा ख्याल पाइड का सर्वे था कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज की एवरेज तनख्वाह 37,000 रुपया महीने की। इस वक्त हालात पाकिस्तान के ये हैं कि रूरल एरिया के अंदर 2 वक्त का खाना लग्जरी है, लेकिन अर्बन एरिया के अंदर ये हालात हैं कि दूध वाले को पैसे दें तो बिजली कट जाती है, बिजली का बिल देते हैं तो बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं जाती, बच्चे की ट्यूशन फीस जाती है तो मां की दवाई नहीं मिलती। पता नहीं ये लोग कब निकलेंगे बाहर, ये कब जाके ये जो अमीर ज़ादे इनके पास वोट लेने आते हैं, जिनके पास
10-10 करोड़ की 6-6 गाड़ियां और 50-50 कोफों के साथ आते हैं इनसे वोट मांगने, इनके गिरेबान ये कब पकड़ेंगे? मेरी समझ से बाहर है। मैंने बड़ी कौमें देखी हैं, फिर इन चीजों पे सब पे जाके मैं बॉटम लाइन देखता हूं तो शायद ये डीएनए ऐसा है। अब मैं डीएनए के साथ जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो दो चीजें और खतरनाक सामने नजर आ जाती हैं जब मैं हिस्ट्री में जाता हूं। चंद गोरे आए थे, चंद सैकड़े, और करोड़ों और अरबों का कंट्री के ऊपर वो रूल करते रहे हैं सैकड़ों सालों से। चंद मुगल आए थे, मैं तालिबानी हम सारी कहने लगा हूं, चंद अफगानी टर्किश आए थे मुगल, और वो गाजर की तरह काट के निकल जाते थे। तो तभी तो ये निकलते नहीं, क्योंकि डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं मौजूद, किस तरह निकलेंगे बाहर? अच्छा साजिद साहब, ये तो आंखें खोल देने वाले जो वाकयात हैं और जो इस वक्त यहाँ पर गरीबों पर गुजर रही है। तो अभी तो सर बहुत शदीद किस्म की महंगाई और होने लगी है, क्योंकि इसकी अप्रूवल दे दी गई है, कोई और चारा नहीं है। और अब ये कहा गया है कि अब तो ये करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जब आईएमएफ के प्लान में जाएंगे तो उनकी तो कंडीशंस बड़ी सख्त हैं। तो ये जो जिनकी दाल वाले और जो रेडी वाले और ये सारे ठेले वाले आप बात कर रहे हैं, तो ये तो मर जाएंगे, ये क्या होगा? यानी आप समझते हैं, मतलब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या आईएमएफ के प्लान में जाने के बाद हमारी कुछ दिन के बाद सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी? देखिए, कुछ चीजें बेहतर होंगी, तो मैं इसमें ये मैं कह रहा हूं कि बेहतर नहीं होंगी। उसकी वजह ये होगी शॉर्ट टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म में बताना चाहता हूं उसके बाद क्या होगा। आईएमएफ जब पैकेज में आएगा तो इस वक्त आपके जितने ममालिक जहां जिनके पांव में आप पड़े हैं जाके, उन्होंने सबने कहा कि आईएमएफ के आप प्लान में आएंगे तो तब आपको मजीद लोन देंगे या आपके मजीद हम आपसे बात करेंगे। अब दौर आ चुका है कि अब आपको अब आप कर्जे ही लेंगे, खतरनाक टर्म्स पर लेंगे, अपने एसेट्स बेचेंगे, जिस तरह आप कतर को बेच रहे थे, अपने 2 पावर एनर्जी हाउसेस बेच रहे थे। आप पीआईए बेचेंगे, आप अपने कपड़े उतार के बेचेंगे, आप यहां पे न्यूयॉर्क में होटल बेचेंगे, सारी चीजें बेचेंगे, कतरी ले जाएंगे, कुछ यूएई वाली ले जाएंगे, बेचेंगे आप। ये सारी चीजें एंड अप लंदन हो जाएंगी 6 महीने साल तक। 6 महीने साल आपका गुजरेगा, फिर आप इसी जगह आ जाएंगे जहां से आप शुरू किया। क्योंकि इस वक्त मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। आपने कभी नोट किया कि यहां पे आपकी इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है, आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही है? मैं बताता हूं इसकी एक मेन रीजन। मैं अगले दिन मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन में एक सेमिनार अटेंड किया, तो वहां पे एक बड़ा एक एक्सपर्ट था, पाकिस्तानी प्रोफेसर, उसने ऐड की। उसने कहा हाउसिंग सोसाइटीज आर वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। 2 वजूहत। इस वक्त इंडस्ट्री, आप मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? आप एक हाउसिंग सोसाइटी बना लें, साल के बाद आप बिलियनर बन जाते हैं। इंडस्ट्री का तो इंडस्ट्री बनाने से तो उसका तो प्रॉफिट मार्जिन ही इतना ज्यादा थोड़ा सा है। हाउसिंग सोसाइटियां वो किस तरह बनाते हैं? सारे सियासतदान इन्वॉल्व हैं, अर्बनाइजेशन का कोई प्लान नहीं है, सारी ब्यूरोक्रेसी साथ मिली हुई है। रिंग रोड के डाके मशहूर हैं, आपको पता ही। इतना लुक्रेटिव बिजनेस है ये। इंडस्ट्री लगाने से ज्यादा इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज का बिजनेस है। डेंजरस चीज ये है कि उससे आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री नहीं लग रही, नहीं मजीद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं। दूसरा, आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आप सारी एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर प्लाटिंग कर रहे हैं, गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि प्लानिंग मौजूद ही नहीं है। अभी आज से 15 दिन पहले भी आपका सबसे अट्रैक्टिव, परवेज लाई साहब जाने से हफ्ता पहले सबसे आखिरी वार उन्होंने क्या किया? मास्टर प्लान ऑफ लाहौर, मास्टर प्लान ऑफ लाहौर। ये इतना लुक्रेटिव काम है। फिर जहाज पे उनके बच्चे जो हैं वो अपनी चीजें लेकर यहां से स्पेन चले गए। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है आपके लिए, आपको पता सब है। आप जो पाकिस्तान में बैठे हैं लोग, आपके हर एक के हाथ के अंदर कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, आपको हर चीज का पता है, लेकिन बेहिसी की एक्सट्रीम है। आप सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, मी माई सेल्फ एंड माई। जब तक आपके घर में कोई चोर घुस के नहीं गोलियां चलाता, आपको लॉ एंड ऑर्डर की कोई फिक्र नहीं है, चाहे पड़ोसी की हो जाए। आप बल्कि उस पर बातें करके एंजॉय करते हैं। आप उसके ऊपर ये एज ए सोसाइटी यू आर फेलिंग, एज अ सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग, एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ पाकिस्तान, एज अ सोसाइटी। वैल्यूज, रिस्पेक्ट, किरदार, शराफत, इसको आपने खत्म कर दिया। आपको 76 साल लगे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। इसको अगर आज आप ठीक करना शुरू करें, इस वक्त हमारे पिछले जो थे सिपा सालार, उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे। 76 साल तक आप यहां आएंगे। आप अगर आज भी करें तो 30 साल कम से कम लगेंगे आपको न्यूट्रल होने के लिए, अगर आप इफ यू रिमेन डिटरमिन्ड ऑन इट, क्योंकि यू आर डीपली रूटेड इन सोसाइटी। जी जी, 30 साल लगेंगे न्यूट्रल होने में। मैं वजह बता देता हूं।
उसको अगर समझना हो तो शायद आयशा सिद्दीका की वो का मिलिट्री रैंक भी पढ़े साथ, कि आप किस तरह बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर ऊपर बैठा इंचार्ज या सर्विंग जनरल है या रिटायर्ड फौजी है। आपसे पीआईए तो खुद से चलती नहीं है, वो एयरफोर्स वाले चला रहे हैं। वापडा चलाने के लिए आपकी आर्मी आती है। सर कर्नल की चावल और जनरल के पंखे। हाँ बिल्कुल। तो 30 साल लगेंगे। कैप्टन सिगरेट। हाँ कैप्टन। अगले दिन मुझे किसी ने जोक भेजा, उन्होंने कहा कि कभी नौज बिला अगर खाना काबा या कोई खाना काबा या इस तरह की चीज पाकिस्तान में होती या हम वहां होते तो वहां का इमाम काबा भी कुछ जर्नैल होता। तो इसका मतलब है कि वो मतलब तो ये भी कहा जा रहा है ना कि ये जो सारा मलबा हो रहा है ना इस वक्त जो हो रहा है उसमें तो ये न्यूट्रलिटी और ये सब जो जरा आप जानते हैं ये सब पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आज भी मैं इस चीज का बिल्कुल इसका मैं विटनेस देख रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आज भी हो रही है। बिल्कुल बाजवा साहब की जो उनका स्ट्रेटजी है वही चल रही है उसी तरह से। और वाकई ठीक, मैं एग्री करता हूं, ये चल भी नहीं सकती इनके बगैर, क्योंकि तीनों के तीनों जो बच्चे इस वक्त फील्ड में हैं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली और हमारे मिस्टर हैंडसम, ये तीनों तो इनके बच्चे हैं, इन्होंने ट्रेन किए। अब देखें ना, बाप बच्चे को छोड़ देगा तो नर्वस हो जाएगा, वो कहेगा डैडी मैं क्या करूं, डैडी बताओ अब मैं क्या करूं। अब तो ये इस तरह खान साहब देखें साजी साहब, शेख रशीद साहब की जो वीडियोस है वायरल हो रही है, उन्होंने लंदन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कहते थे ना लंदन भाग गया दूसरों को, खुद वो लंदन की सैर करें शेख साहब। अच्छा उन्होंने उनके आलिया एक छोटी सी, मेरे दोस्त हैं जो उनके होस्ट हैं, मेरे क्लासमेट हैं, वो सिगार पी रहे थे, मुझे रोजाना तस्वीरें भेजते हैं वो तो ही इज हैविंग गुड, मैनचेस्टर में है, ही इज हैविंग गुड टाइम जी। तो उन्होंने क्या किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे बैठ के कर रहे, तो कह रहे हैं ये मुल्क इदारों का है, इदारे मुल्क के हैं, मैं इदारों से ये कह रहा हूं कि वो इसके मुताबिक कुछ करें। तो मैंने कहा शेख साहब ये मुल्क इदारों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है, आप उनसे मदद लेने के लिए कम से कम मुल्क तो उनके हवाले ना करें। नहीं लेकिन एक बात है ना, देखें कि जो हमारा मुस्तकबिल का वजीर आजम है बार बार कहता है कि आर्मी चीफ का हक है, आर्मी चीफ का फर्ज बनता है कि वो शिफाफ इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है। अब दूसरी बात देखें कि एक कोर कमांडर जाके ग्वादर लोगों को कह रहा है मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। देखिए आप मुझे किस तरह, इनको किसी ने बताया नहीं कि तो यार तुम्हारा एक बंदा कह चुका है कि हम न्यूट्रल है। वो जो लाला काका, क्या नाम लाला है उसका, और हदायतुल्लाह उसको जाके थ्रेट कर रहा है आपका कोर कमांडर है। और देखिए बलूचिस्तान में ऑलरेडी क्या सिचुएशन है, ऐसे हालात में जाकर वहां पे अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर, और जबकि मौलाना हिदायतुर रहमान के बारे में सब जानते हैं, एक तो उनको इस तरीके से उठाया गया जेल, और उसके बाद फिर ये थ्रेट करना, तो फिर जब हालात खराब होते हैं तो हम क्यों रोते हैं? हमें नहीं पता होता हमारी अपनी कारस्तानी है सारी। आलिया उनकी अगर ग्वादर में जो वो कहते हैं हक दो, हमारी जो मूवमेंट है, उनकी बड़ी मासूमाना बचगाना किस्म की उनकी बातें हैं, डूएबल हैं उनके जो मुतालबात हैं, उनमें एक भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो गलत हो, एक भी मुतालबा ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि इस सरजमीन में कुछ बोले भी क्यों हमारी मर्जी के बगैर, कुछ सर भी उठाए तो कैसे उठाए, इस तरह करते हो। हास्टेज बना रखा है आपने, खुदा से भी नहीं डरते हो। इस यूनिफॉर्म के ऊपर 3 चीजें लिखी हैं, आपके इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, कुछ उसके लिहाज कर लो। ठीक, सही। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक्स अ लॉट।